हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। इससे पहले मैंने जितने भी सिद्धांत आपको पढ़ाए हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप सारे सिद्धांतों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों के बारे में संपूर्ण व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे, यानी कि सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया, जो वियना में पड़ता है आपका। तो सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनमें हमें मनोवैज्ञानिकों के निवास स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? तो वो अमेरिका के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के। ऐसे ही सिगमंड फ्रायड जी हमारे ऑस्ट्रिया के निवासी थे। फ्रायड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वह व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। यानी कि फ्रायड साहब ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वह व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि ये पॉइंट नोट करने वाला है, इसको अंडरलाइन कर लें कि मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है। सिगमंड फ्रायड प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? तो मूल प्रवृत्तियों के जो जनक हैं हमारे विलियम मैकडूगल साहब हैं, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादन मूल प्रवृत्तियां, यानी सिगमंड फ्रायड ने जो दो मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया था, एक जिजिप्सा और दूसरा मुमुर्सा। जिजिप्सा में आप देख रहे हो, जिजिप्सा यानी जीने की इच्छा रखने वाला, है ना, या आत्म संरक्षण या प्रेम, है ना। और मुमुर्सा में मृत्यु की मूल प्रवृत्ति या काम संतुष्टि। मन की दशाएं या अवस्थाएं। सिगमंड फ्रायड महोदय ने मन की जो दशाएं बताई उनके ऊपर थोड़ी व्याख्यात रूप में चर्चा करते हैं कि फ्रायड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है तथा अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है, उसी प्रकार जो भाग पानी के बाहर है वो चेतन मन है। यानी कि थोड़ा इस तरीके से समझें कि ये कोई समुद्र है और ये कोई चट्टान है। तो समुद्र के ऊपर जो बर्फ की चट्टान है, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो तो हमारा क्या है? चेतन मन है, जो सिर्फ 10% हमें दिखता है। और जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हमारा अचेतन मन है। यानी कि जो हमारा 90% है। कितना? 90% है। तथा जो भाग पानी के अंदर व बाहर, यानी कि एक बार फिर से समझिए कि ये समुद्र है, ये बन गया, ये चेतन हो गया हमारा, ये हमारा अर्धचेतन हो गया, और वो अचेतन हो गया। और अर्धचेतन क्या है? जो भाग पानी के अंदर व बाहर दोनों की बीच की स्थिति, यानी ये वाली जो ये हमारी लेयर बन के जा रही है, इसके बीच की स्थिति है, वो अर्धचेतन मन है, जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। ये जो ऊपर का हिस्सा हो गया ये हमारा चेतन मन, ये नीचे का अर्धचेतन। और जहाँ पर इन दोनों का मतलब मिलान बिंदु भी नहीं कह सकते, कि अंदर व बाहर दोनों के बीच की जो स्थिति है, यानी यहाँ पर पानी का जो सीक्वेंस आ रहा होगा, उसको अर्धचेतन मन कहते हैं। अब चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन, यानी चेतन मन को कहते हैं कॉन्शियस, अर्धचेतन मन को हाफ कॉन्शियस, अचेतन मन को अनकॉन्शियस। अब चेतन मन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं।
यानी चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है जो 10% होती है। कहीं कहीं आपको इस तरीके से 1/10 लिखा मिले तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 10% होती है। अर्धचेतन मन, ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के अच्छे से समझाया है जिससे कि आपको कभी आप भूलें ना चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के बारे में। तो ये जो अर्धचेतन मन है ये चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। ये शून्य अवस्था में होता है। इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं तथा थोड़ा जोर देने पर हमें क्या होता है, वो बातें पुनः स्मरण हो जाती हैं, यानी पुनः हमें याद आ जाती हैं। अचेतन मन जो 90% था, समुद्र मतलब बर्फ का जो हिस्सा, अंदर का हिस्सा, उसे ही अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें दुख, दबी हुई इच्छाएं, कटु अनुभव आदि होते हैं। और यह कितना होता है, 90% या 9/10 भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ में कोई डाउट ना रहे, आगे कभी एग्जाम में इस तरीके से आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई, यानी व्यक्तित्व की कितनी अवस्थाएं बताई। एक तो उन्होंने हमें बताई इड, दूसरी ईगो, तीसरी सुपर ईगो, है ना। सुपर ईगो आप जरा ढंग से लिख लेना, मैं तो जरा उंगली से ही लिखता हूँ क्योंकि फ़ोन पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में। इड, ये व्यक्ति में जन्मजात होता है, यानी जो इड को ही हम इदम बोलते हैं। ये व्यक्ति में कैसा होता है, जन्मजात होता है। ये सुखवादी यानी सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। ये केवल जो कल्पना करेगा ना, सिर्फ सुख की कल्पना करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, इसे सुख चाहिए, है ना। और ये थोड़ा गलत यहाँ पे, इसको हटा दीजिए, इसमें आगे अचेतन मन से जुड़ा होता है, यानी जो इदम जो होता है हमारा, वो किससे, अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है, जिसका अर्थ है कि ये अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। कि भाई जब सुख की कल्पना कर रहा है तो उसे अपनी दबी हुई इच्छाएं पूरी होंगी तभी तो इंसान सुख की कामना कर सकता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा है और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, पशु प्रवृत्ति, यानी इदम की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, पशु प्रवृत्ति। नेक्स्ट है हमारा ईगो यानी अहम। अब ईगो को आप रिलेट कर सकते हैं कि ईगो बुद्धि, चेतना व तार्किक होता है। यानी किसी में ईगो होगा, अगर कोई किसी चीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते हो तो आप उससे बहस कर जाएंगे सामने वाले से, है ना। आप तो वहाँ पे ईगो होता है कि अरे भाई मुझे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ना। तो अहम ईगो में बुद्धि, चेतना व तार्किक होती है। यह वास्तविकता पर आधारित होती है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा है। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है, किसमें, ईगो में। और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, मानवतावादी, है ना। नेक्स्ट है हमारा सुपर ईगो, जिसे हम पर अहम कहते हैं। जरा इसको थोड़ा सही कर लेना, थोड़ा मुझसे गलत टाइप हो गया है। पर अहम यानी सुपर ईगो। सुपर ईगो में आदर्शवाद आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। पर अहम पूरी तरह सामाजिक एवं नैतिक, यानी सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित है। यह चेतन मन से जुड़ा होता है। अब चेतन मन आपको याद होगा, ऊपर का 10% का हिस्सा, बर्फ के टुकड़े का ऊपर का 10% का हिस्सा। जिस व्यक्ति में पर अहम अधिक होता है वह बुरे विचारों से दूर रहता है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, देवता वाली, है ना। तो देवत्व यानी कि वो बुरे विचारों से दूर है, हर बुरी संगति से दूर है, तो वो कैसा, देव मनुष्य हो गया, है ना। फ्रायड के अनुसार, इसको थोड़ा सही कर लें, फ्रायड के अनुसार यानी मनुष्य के व्यक्तित्व को लिबिडो, यानी फ्रायड महोदय ने क्या किया कि मनुष्य के जो व्यक्तित्व था ना, उसको लिबिडो शब्द के केंद्रीयभूत या वशीभूत करने की कोशिश की। यानी उसके चारों ओर उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ना, वो सिर्फ काम भावना
को मतलब काम भावना के ही इर्द गिर्द अधिक घूमता है ना। तो उन्होंने काम को जीवनदायिनी शक्ति माना और उसकी तृप्ति को आवश्यक माना। जिस व्यक्ति का ईगो पक्ष प्रबल होता है उसका व्यक्तित्व संतुलित होता है। यानी ईगो पक्ष प्रबल है तो ईगो कैसा होगा, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, संतुलित होगा। यदि अहम पर इदम का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति असामान्य व्यक्ति होता है। यदि ईगो पर सुपर ईगो हावी हो तो व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि का अवसर प्राप्त नहीं होता और इसकी परिणति विक्षिप्तता यानी मेंटल अवस्था के रूप में हमको प्राप्त होती है। चलो एक बार दोबारा से हम इसको समझते हैं कि मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं हमारे सिगमंड फ्राइड, जो कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया वियना के, है ना। और इन्होंने व्यक्तित्व की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है जो आप अभी पढ़ चुके हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, और मन की भी दशाएं इन्होंने बताई हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, जिसके बारे में मैंने आपको व्याख्यात रूप में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑडिपस एवं इलेक्ट्रा। यानी ऑडिपस और इलेक्ट्रा है क्या, यानी ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि है क्या। जब लड़के को किससे प्रेम होता है सबसे अधिक, अपनी माँ से। आपने देखा होगा 99% लड़के को अपनी माँ से ही प्रेम होता है, यह ऑडिपस ग्रंथि की वजह से होता है। और लड़कियों में पितृ प्रेम होता है जो इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से होता है। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि के कारण ही वह अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वह अपने पिता से अधिक प्यार करती हैं। और लास्ट है हमारा स्वमोह या निर्सिज्यम, है ना, स्वयं से प्यार करने वाला या अपने आप में ही मस्त रहने वाला। ये था हमारा पूरा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। आशा करता हूँ आप सभी को यह अच्छा लगा हो, तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और जो टेट सीटेट की तैयारी या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके पास मेरा चैनल शेयर करें। धन्यवाद।